हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एमिड ग्लोबल ऑर्डर, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बाद सारे जगह कोरोना वायरस, यूक्रेन रसिया का क्राइसिस, नागारा कराबाख का इशू, इन सब के बीच भारत किस तरीके से केवल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो चीज़ें हैं, राइज एंड राइज ऑफ इंडिया, ये अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूरोप पे टूर पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर गए हैं, तो उन्होंने इस बात को रखा। और हम इस वीडियो में इसी चीज़ को विश्लेषण करेंगे कि एक्चुअली में वो कौन कौन सी ऐसी मुद्दे हैं जहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि ये भारत की जो है ना राइज एंड राइज हो रहा है 2022 में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं। और अभी तक अगर आपने प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। देखिए, इस पार्टिकुलर राइज को हम तीन पर्सपेक्टिव पे देखेंगे: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफेंस। और सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स है। देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी 2023 भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा पल जब एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में होने वाला है। दुनिया की सबसे 20 बड़ी इकोनॉमी इंडिया में मीटिंग करने वाले हैं, फ्रॉम इकोनॉमिकल टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चाहे वो यूक्रेन रसिया का क्राइसिस हो, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो अराउंड द इंडियन बॉर्डर, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पस से इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, हर चीज़ों पे यहाँ पे मुद्दा होने वाली है। और होगा भी क्यों नहीं। देखिए, इंडिया प्रोवोकेटिव रहा है कि भाई आप जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। और सिंस ये चीज़ें जो परमानेंट मेंबर है वो अभी चाह नहीं रहे हैं, स्पेशली चाइना, तो इन सब चीज़ों को देख करके ऑलरेडी जयशंकर साहब बोल चुके हैं कि ऐसा ना हो कि G20 जो है ना यूनाइटेड नेशंस की जगह ले ले। और इस कारण से ये इस बार जो है ना ये बहुत बड़ी डील है इंडिया के लिए, और ये मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट लाएगा। आगे मैं आपको इकोनॉमिकल और ट्रेड डील में भी आपको मैं बताऊंगा, स्पेशली डिफेंस के मुद्दे पे। वही अगर आप फेयर ऑब्जर्वर देखिए, ये एक पोर्टल है जहाँ पे इस तरीके का बात किया जा रहा था कि भाई देखो, डेमोक्रेसी, वी एज इंडियन सिटीजन आर वेरी प्राउड कि हम लोग वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इवन अगर आप देखो तो जो अपने आप को डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं यूएसए, उससे भी 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। और होगा भी क्यों नहीं। जो एक्सपेक्टेशन वेस्टर्न कंट्री कर रहा था, थिंक टैंक कर रहा था, इवन दो अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक गिरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस पार्टिकुलर वेबसाइट पे जो ये यहाँ पे आपको डाला गया था, ठीक है, इंटरव्यू, उसमें जो सेल्वाटोर बेबन्स है, एक वेस्टर्न थिंक टैंक के ऑब्जर्वर है, वो बोल रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न थिंक टैंक है ना, ये आपको इंडिया को ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो है ना इनकी डेमोक्रेसी को डिक्लाइन नहीं करता है। ये एक्चुअली कल्चरल बायस है और सब्जेक्टिव ओपिनियन है। और जिसको लेकर के खुद जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने इस पार्टिकुलर रिपोर्ट, स्पेशली फ्रीडम इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों पे जो है एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने सीरियस प्रॉब्लम बताया था इस पार्टिकुलर इंडिसेस के इवैल्यूएशन मेथडोलॉजी पे। और जो इस रिपोर्ट में बताया गया था आपको कि फ्लॉड डेमोक्रेसी है इंडिया, उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार नकार देता है। अगर आप देखोगे जयशंकर साहब की एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन की जो नॉन परमानेंट, देखिए टोटल 15 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशनल की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो 2020 से 22 तक का एंड समाप्त हो गया इंडिया का, और उसी के एंड के अनाउंस पे जयशंकर साहब ने बताया कि भाई भारत फिर से 2028-29 में UNSC के जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसके लिए यहाँ पे तैयार है, और हम लोग मेंबर बनेंगे। और इन चीज़ों को कि एक्सपेंसन होना चाहिए UNSC का, साथ ही साथ जो मल्टीरिलिज्म है, रीजनल इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उस चीज़ों पे जब भारत यहाँ पे आपको एक तरीके से नीड मांगता है कि एक्सपैंड करो UNSC का, उस पर रसिया का भी सपोर्ट है, और रसिया इंडिया के साथ ब्राज़ील को भी, हालांकि दोनों के बीच में अपनी रिलेशन है, साथ साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है
तो इन सब के साथ जो है तो साथ ही साथ इंडियन डिप्लोमेसी ये कैपेबल होता है वॉकिंग टाइट ट्रूप बिटवीन रसिया एंड इक्वाडोर। देखिए भारत का जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिलेशन है वो ऐसी मिंडलिंग वाली है बैलेंस डिप्लोमेसी की कि वो इस अर्थ के दो धुरी जैसे आप बोल सकते हो, जैसे एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रसिया। अब तो खैर यूएसए और चाइना हो गया है तो थोड़ी यहाँ पे बोल सकते हो उसमें इम्बैलेंसेस आई है, बट ऑल दो अभी भी रसिया और यूएसए दोनों को बैलेंस करके यहाँ पे इंडिया रखता है। और इसीलिए दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो बैलेंस आपको डिप्लोमेसी हो वो इंडिया की मानी जाती है। और स्पेशली इन रिसेंट ईयर इट हैज़ बीन सीन कि हमने उसे बैलेंस तरीके से निभाया है। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक राइज के बारे में। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर। भारत अपने पावर कंजम्पशन का 75 to 80% इम्पोर्ट करता है। और इस चीज़ में जब आप डिप्लोमेटिकली विन करोगे, जब आप अपने हिसाब से उस सिचुएशन में जब आप इंपोर्ट करते हो, अगर आप डिप्लोमेटिकली इसमें विन करते हो, रेट को फ्लक्चुएट करवाते हो, तो आपको कहा जाता है कि आपकी जो ये पावर डिप्लोमेसी वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। और यही है इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी। ड्यूरिंग द यूक्रेन इन्वेजन बाय रसिया देखा गया है कि जो सोअरिंग आई थी एनर्जी प्राइस में और यूरोप में जिस तरीके का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया था, उस ड्यूरेशन इंडिया को रसिया ने क्या किया तो सस्ते दामों पे तेल बेचा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह की टेम्पररी नीड जो है ना काम नहीं आने वाली है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स। देखिए हमें मूव करना पड़ेगा रेन्यूएबल एनर्जी से। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि 75 to 80% हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और इसमें भी हमारी जो इंडिया की एनर्जी ग्रोथ है पर ईयर रेट पे 4.5 से 6.5% के बीच बढ़ रही है। और देयरफॉर हमें नीड है एनर्जी की और उसमें सिक्योरिटी पाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्राइस राइज से और एक्सट्रीम स्विंग इन वोलेटिलिटी। रीज़न क्या है कि देखिए अभी भी हमारे पास कुछ सोसाइटल्स पॉपुलेशन है जहाँ पे एनर्जी अगर ज़्यादा महंगी हो जाए, अफोर्डेबल ना हो जाए, तो वो क्रैम्स आ सकती है हमारे कंट्री में। और जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिविटी है और जो लोगों का सोशल बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं चरमरा सकता है। और इसीलिए भारत सरकार कोशिश कर रहा है आपको कि डिफरेंट रेन्यूएबल एनर्जी लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और हाल ही में आपको जैसे कि मैंने बताया कि EAM जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब वो विजिट कंक्लूड करके आ रहे हैं साइप्रस और ऑस्ट्रिया से। तो उसी दौरान इन्होंने साइप्रस को मेंबर बनाया 111वीं मेंबर सोलर अलायंस का। जी हाँ, इंडिया एंड फ्रांस लेड एक ऐसी संगठन जो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जो रेन्यूएबल एनर्जी है स्पेशली सोलर एनर्जी उसको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। तो 111वीं आपको नेशन बनी यहाँ पे साइप्रस। वहीं अगर आप बात करोगे तो साथ ही साथ आपने देखा था कि 2022 में फिर से इंडिया और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं भारत को आपको एनर्जी सिक्योर प्रोवाइड करता है और जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी का आपकी कोई भी यहाँ पे काम नहीं चलेगी। चाहे आपको कारखाना चलाना हो, चाहे आपको एक तरीके से बोल सकते हैं व्हीकल को मूव करना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, इवन पर्सनल नीड में चाहे आप कुकिंग हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनर्जी पर डिपेंड होती है। फिर हम आते हैं आपको यहाँ पे थोड़ी और डाइवर्सिटी लाते हैं। तो 2023 की जो G20 की मीटिंग है इसमें पहली मीटिंग टूरिज्म ट्रैक पे होने वाले। मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। राइट नाउ आई एम लिविंग इन कोलकाता एंड आई हैव सीन दैट द कोलकाता इज ट्रांसफॉर्मिंग, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज चेंजिंग, वी ऑल वेलकमिंग द फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन डिग्निटरीज कि आप आइए इस G20 को यहाँ पे इंडिया की डिफरेंट एस्पेक्ट्स का फ्लेवर लीजिए, लाइक फ्रॉम टूरिज्म टू कुजीन। और इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कारण से ये जो G20 की इस बार महाकुंभ होने वाली है वो सबको जो है ना इंडिया के प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा योगदान, इंडिया को समझने का एक सबसे बड़ा ट्रैक यहाँ पे साबित होगा और इस कारण से यहाँ पे देखा जा रहा है।
अगर आप वैक्सीनेशन कोविड के फाइट में इंडिया की देखिए, तो हम लोगों ने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कोविड वैक्सीन सप्लाई में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ हम लोगों ने सप्लाई चेन को मेंटेन किया था, क्योंकि जो सप्लाई चेन चाइना में कोविड के कारण से डिस्टर्ब हुआ उसको हम लोगों ने फिल करने की कोशिश की। और इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से वाइट हाउस ने हमारे वैक्सीन सप्लाई को यहाँ पे टू मिटिगेट द कोविड-19 सराहा है। वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लीडिंग रोल इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 ये आपको वाइट हाउस ने कहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसका क्रेडिट भारत सरकार ने सारे कंट्रीज जो हमारे स्टेट और यूटीज है उनको दिया हुआ है, और इनमें फेडरलिज्म झलकती है। और इस कारण से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रेडिट गोज़ टू ऑल स्टेट पीएम ऑन इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड। और इस समय गेट्स फाउंडेशन, जो मिलिंडा गेट फाउंडेशन, उन्होंने भी बोला कि जो उनकी इंडिया की जो ग्रेट ग्लोबल लीडरशिप है इन रिस्पॉन्स टू कोविड वायरस, वो आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं सराहनीय है। अगर आप वही डिफेंस टाइज की बात करो तो हमारी डिफेंस टाइज आपको पता है कि भारत ने इजराइल के साथ मिल करके आपको एक विजन स्टेटमेंट यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन में किया था, और होगा भी क्यों नहीं। आप देखो, हमने राफेल खरीदा फ्रांस से, बहुत सारे रडार सिस्टम हमने यूएसए से ख़रीदा, लेकिन जो राफेल में मिसाइल्स लगेगी ना, वो हम खरीदते कहाँ से हैं? आपको इजराइल से। और आपने नाम सुना होगा स्पाइस बॉम्ब, जिसमें जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान को, उसमें यूज किया गया था ग्रिफिन गाइडेड बॉम्ब, स्पाइक बॉम्ब, स्काई स्ट्राइकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट यूएवीज हेरोन, हरूप, ये सब जो है ना कहीं ना कहीं हम इजराइल से। और इस कारण से कि जब आपकी एम्यूनेशंस एंड आर्म्स अगर किसी कंट्री से आता हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन अच्छा बना करके रखेगा, और इसलिए हम लोगों ने विजन स्टेटमेंट साइन किया। हाल ही में आपने देखा कि ये भी देखा गया कि जो इजिप्ट का कोऑपरेशन बढ़ रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट टू आसियान कंट्रीज़, और इजिप्ट कीन है। और इजिप्ट रीज़न क्या है कि देखो, अभी जो यूरोप का इन क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो नागोर्नो कराबाख का इशू हो, चाहे वो आपको यूक्रेन का इन्वेजन हो, इन सब के कारण से जो एक फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हुआ था इजिप्ट में, और इजिप्ट सिंस गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, तो वहाँ पे जो है ना भारत ने इजिप्ट की मदद की। और इसलिए जो उसके प्रेसिडेंट सीसी है वो विजिट करने वाले हैं एज अ फर्स्ट लीडर, इजिप्टियन लीडर टू बी द होस्टेड बाय इंडिया ऑन द गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। और यहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि डिफेंस, ग्रीन एनर्जी फोकस रहेगा इंडिया इजिप्ट के कोऑपरेशन पे। और साथ ही साथ ये चीज़ें कहीं ना कहीं मोहर लगाती है, क्योंकि हाल ही में जो इंडिया की आर्टिलरी टू रॉकेट लॉन्चेज टू अर्मेनिया, ये सारी एक्सपोर्ट हुई है। क्यों? क्योंकि जो आज़रबाईजान के साथ जो नागोर्नो कराबाख की जो इशू है, उसमें इंडिया ने यहाँ पे आपको अर्मेनिया को मदद किया। तो ये सारी इशूज़ कहीं ना कहीं इंडिया के राइज को बताता है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे एमिड क्राइसिस इन वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।